सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आयरन मैन फ्रेंचाइजी की पहली मूवी आयरन मैन पार्ट 1 को, जो कि आई थी साल 2008 में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम सुनाते हैं आपको आयरन मैन पार्ट 1 मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हम अफगानिस्तान के एयरबेस को देखते हैं, जहाँ पे यूएस आर्मी होती है। ये लोग यहाँ पे एक आर्म्स डीलर का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मूवी के हीरो टोनी स्टार्क की। दरअसल टोनी स्टार्क काफी अमीर और जीनियस बंदा है। टोनी यहाँ पर आर्मी को एक मिसाइल का सैंपल दिखाता है, जिसका नाम जेरिको मिसाइल होता है। दरअसल इस मिसाइल को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी ही है। टोनी की ये मिसाइल इतनी पावरफुल होती है कि ये कई 100 किलोमीटर एरिया को सेकंडों में तबाह कर सकती है। अब इस डील को फाइनल करने के बाद टोनी सैनिकों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ आतंकवादी उनकी गाड़ियों पर हमला करते हैं और सभी सैनिकों को मार देते हैं। टोनी अपनी जान को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागता है, लेकिन तभी उसके सामने उसकी कंपनी की एक मिसाइल आकर गिरती है। अब टोनी इससे पहले कुछ कर पाता है, वो मिसाइल फट जाती है, जिससे टोनी काफी घायल हो जाता है। अब ये सीन खत्म होने के बाद हमें 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी को आर्म डीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि टोनी के डैड हावर्ड स्टार्क ने अपने एक दोस्त ओबाडियस डैन के साथ एक कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम था स्टार्क इंडस्ट्रीज। इस कंपनी में ये लोग आर्म्स डीलिंग और नए नए रिसर्च कर रहे थे। अब चूंकि यहाँ पर टोनी मौजूद नहीं होता है, तो फिर उसके अवार्ड को स्टैन ले लेता है और जो आदमी इस अवार्ड को देता है उसका नाम होता है जेम्स रोड, जिसके बारे में हम आगे की कहानी में जानेंगे। अब टोनी यहाँ पर ना आकर एक कसिनो में जुआ खेल रहा था। यहाँ पे टोनी के पास रोडी आता है, जो कि उसको उसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी इस अवार्ड को लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास इसको रखने के लिए कोई जगह खाली नहीं है। जब टोनी कसिनो से निकलकर घर जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी के पास एक रिपोर्टर आती है, जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। वो यहाँ पर टोनी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है। टोनी से वो कहते हैं कि तुम ये जो काम कर रहे हो, यानी हथियारों को डीलिंग, वो काम सही नहीं है। तो टोनी उसके जवाब में कहता कि एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी, और उस समय जब हमारे पास अपनी रक्षा करने के लिए हथियार नहीं होंगे, तो सोचो उस समय हम अपने लोगों की रक्षा कैसे करेंगे। इसके बाद वो रिपोर्टर टोनी के साथ उसके घर पर जाती है। वहीं जब अगली सुबह टोनी की नींद खुलती है, तो फिर उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स आती है। वो टोनी से कहती है कि आज अफगानिस्तान में आपकी एक बहुत बड़ी डील है और आपका पर्सनल जेट आपका बाहर इंतजार कर रहा है। अब जब टोनी अपने प्राइवेट जेट के पास पहुंचता है, तो फिर वहाँ पर जेम्स रोड का इंतजार कर रहा होता है। अब वो दोनों साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का समय दिखाया जाता है। इस समय टोनी की हालत काफी खराब होती है। हम देखते हैं कि टोनी के सीने से तार निकलकर एक बैटरी से जुड़े होते हैं। टोनी ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी वो अपने पास एक आदमी हैंसन को देखता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। हैंसन टोनी से कहता है कि विस्फोट के दौरान तुम्हारे शरीर के अंदर कई सारे छर्रे घुस गए थे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके कई सारे छर्रों को बाहर निकाला, लेकिन अभी कुछ छर्रे तुम्हारे दिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो चीज तुम्हारे सीने में लगाई गई है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो कि उन छर्रों को तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ने से रोक रही है, और अगर अब तुमने इसे बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद वहाँ पे उन आतंकवादियों के सरदार की एंट्री होती है। वो टोनी से कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर बंदी बना कर रखा है और हम तुम्हें तब जाने देंगे जब तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओगे, क्योंकि हमें वो जेरिको मिसाइल चाहिए अमेरिका पर हमला करने के लिए। लेकिन टोनी मिसाइल बनाने से मना कर देता है। इसके बाद वो सरदार टोनी को उस गुफा से बाहर लेकर जाता है। बाहर जाकर टोनी देखता है कि उसकी कंपनी का बनाया गया सभी हथियार इन लोगों के पास हैं। वो सरदार टोनी से कहता है, दूसरे देशों को बेचते हो, हम उनसे यह हथियार काफी बड़े दामों में खरीद लेते हैं, लेकिन अब हमें जेरिको मिसाइल चाहिए, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम हमें वो मिसाइल बनाकर दोगे। इसके बाद टोनी वापस से गुफा के अंदर चला आता है। अब वो और हैंसन मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। टोनी हैंसन से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। तभी हैंसन कहता है कि हम जहाँ पर हैं वो एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता, और अगर जेम्स भी आर्मी की मदद से तुम्हें खोजता है तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि ये जगह काफी सीक्रेट जगह है और इसकी रक्षा कर रहे हैं 10 रिंग्स। इसके बाद वो दोनों अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हैं। टोनी हैंसन से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर हैंसन टोनी से कहता है कि अगर हम ऐसा सूट बना लें जिस पर गोली का असर ना हो तो फिर हम यहाँ से बच सकते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक सूट के ऊपर काम करने लगते हैं। टोनी उन आतंकवादियों से मिसाइल बनाने का सामान मांगता है और वहाँ पर रखी मिसाइलों के अंदर से पैलेडियम नाम की धातु को बाहर निकालता है। दरअसल ये एलिमेंट आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी चीज को काफी लंबे समय तक पावर दे सकती है। दरअसल टोनी आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगे मैग्नेट के लिए बनाता है, जो कि उसे काफी लंबे समय तक पावर दे सके।
अब जब टोनी सभी मिसाइल्स में से प्लेटिनम को निकालता है तो फिर उसे 1.5 ग्राम प्लेटिनम मिलता है, लेकिन आर्क रिएक्टर को बनाने के लिए टोनी को 1.6 ग्राम प्लेटिनम की जरूरत होती है। तो यंसन आतंकवादियों के सरदार के पास जाता है और उनसे कुछ और मिसाइल्स को मांगता है। तो सरदार उन्हें मिसाइलों के साथ और भी कई सारे सामान को देता है और अब टोनी उनकी मदद से फाइनली आर्क रिएक्टर को बना लेता है। अब टोनी के अंदर के सारे काम को आतंकवादी कैमरे की मदद से देख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाते। उधर अंदर टोनी यंसन को एक सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है। टोनी कहता है कि हमारा मकसद इस सूट को बनाना है जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दोनों मिलकर अब सूट को बनाने लगते हैं, लेकिन इसका पता आतंकवादियों को चल जाता है। अब टोनी और यंसन मिलकर सूट को बना लेते हैं और जब आतंकवादी अंदर इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं तो यंसन टोनी से कहता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ ताकि टोनी को सूट की पावरफुल करने का टाइम मिल जाए। यंसन उनको रोकने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी गोली लगने से मौत हो जाती है। यंसन को घायल देखकर टोनी को काफी गुस्सा आता है। वो यंसन की मौत का बदला लेने के लिए सभी आतंकवादियों को एक के बाद एक मारने लगता है। टोनी उन्हें मारते हुए गुफा के बाहर आ जाता है और बाहर उसे स्टार्क इंडस्ट्री की सभी मिसाइल दिखाई देती हैं। तो टोनी उन सभी को तबाह कर देता है। वहाँ सब कुछ खत्म करने के बाद टोनी सूट की मदद से उड़कर एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। इससे टोनी का पहला सूट जिसने उसका नाम मार्क 1 दिया था वो टूट जाता है। अब टोनी वहाँ से पैदल आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते कि रोडी आर्मी की मदद से टोनी को खोज लेता है। रोडी टोनी को कैलिफोर्निया में पहुंचा देता है। वहाँ से मैलिबू पहुंचते ही टोनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कहता है। तब हैप्पी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाता है। जब टोनी वहाँ पर पहुँचता है तो उसका स्वागत स्टेन करता है। यहाँ पे फिर मीडिया वाले टोनी से अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ था उसके बारे में पूछते हैं। टोनी कहता है कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने मुझ पर हमला किया था, वो भी मेरी कंपनी के बनाए गए हथियारों से। अब टोनी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्री आज के बाद से किसी भी प्रकार के हथियार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, लेकिन ये बात सुनते ही स्टेन वहाँ पर बीच में आ जाता है। टोनी को रोकते हुए स्टेन कहता है कि अफगानिस्तान के हमले के बाद टोनी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसी कारण टोनी ऐसी बातें कर रहा है। मैं आपसे टोनी से बात करने के बाद फिर से मिलता हूँ। इसके बाद स्टेन और टोनी एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर स्टेन टोनी से अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बारे में पूछता है। वो टोनी से पूछता है कि तुम आखिरकार वहाँ से बचकर कैसे निकले। टोनी कहता है कि आतंकवादियों ने मुझ पर हमला करके मुझे किडनैप कर लिया था, साथ ही उन लोगों ने मुझे जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहा था, लेकिन मैं वहाँ से एक सूट की मदद से बाहर निकल गया। साथ ही मैंने उस सूट की एनर्जी देने के लिए एक छोटे से आर्क रिएक्टर को बनाया है। फिर टोनी स्टेन को अपना वो आर्क रिएक्टर दिखाता है। स्टेन कहता है ये तो बहुत ही शानदार खोज है, हमें इसे पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, बट टोनी यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ से जाने के बाद टोनी अपने घर पर एक नए आर्क रिएक्टर को बनाता है जो कि पहले वाले से काफी इम्प्रूव था। अब उस आर्क रिएक्टर को अपनी बॉडी में फिट करने के लिए टोनी पेपर पॉट्स को बुलाता है। तब पेपर उस पुराने आर्क रिएक्टर को निकाल कर नए आर्क रिएक्टर को फिट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम रेगिस्तान में देखते हैं आतंकवादियों को टोनी का बनाया गया सूट मिल जाता है। उधर टोनी अपनी लैब में एक नए सूट पर काम कर रहा था जिसका नाम होता है मार्क 2। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि टोनी उस नए सूट को बना लेता है। फिर टोनी उसकी टेस्टिंग करना शुरू करता है। टोनी सूट को पहनकर अपने घर से आसमान की तरफ निकल जाता है। अब सूट की अल्टीमेट पावर चेक करने के लिए टोनी अपने एडवांस एआई जार्विस की मदद से सूट को आसमान में लेकर उड़ने लगता है। अब जब टोनी आसमान में 81,000 फीट पर उड़ जाता है तो उसके सूट पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। अब टोनी का सूट काम करना बंद कर देता है जिसकी वजह से टोनी नीचे गिरने लगता है। फिर टोनी सूट पर से पूरी बर्फ को हटाता है जिससे उसका सूट फिर से ऑन हो जाता है। मार्क 2 की टेस्टिंग करने के बाद टोनी अपने घर पर वापस आ जाता है। टोनी को घर पे पेपर पॉट्स का एक गिफ्ट मिलता है जिसमें पेपर ने टोनी के पहले आर्क रिएक्टर को डेकोरेट करके टोनी को गिफ्ट किया था। टोनी को ये गिफ्ट काफी पसंद आता है। इसके बाद टोनी अपने सूट पर काम करने लगता है। मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद टोनी ये बात जान जाता है कि मार्क 2 सूट पर काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर बर्फ जमने लगती है, तो उसे रोकने के लिए उसे सूट के मेटालिक डिजाइन में काफी चेंजेस करने की जरूरत होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए टोनी अपने सूट को टाइटेनियम से बनाता है। उधर टीवी पे न्यूज आ रहे होते कि स्टेन एक शानदार पार्टी दे रहा है, लेकिन पार्टी में उसने टोनी को इन्वाइट नहीं किया होता है। जब टोनी को इसका पता चलता है तो फिर वो पार्टी में पहुंच जाता है। उस पार्टी में टोनी पेपर पॉट्स को देखता है। वो दोनों साथ में डांस करते हैं, लेकिन तभी टोनी से मिलने क्रिस्टीन आ जाती है। क्रिस्टीन टोनी से कहती है कि जिस जेरिको मिसाइल को तुमने अफगानिस्तान में बेचा था वैसे ही मिसाइल अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में देखी गई है। इस बात से टोनी को काफी गुस्सा आता है। वो क्रिस्टीन से कहता है कि मैंने अफगानिस्तान के अलावा ये मिसाइल कहीं भी नहीं बेची। ऐसे काम के लिए टोनी स्टेन पर शक करने लगता है। टोनी स्टेन के पास जाकर पूछता है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना
जेरिको मिसाइल को आतंकवादियों को क्यों बेची। इस पर स्टेन कहता है कि ये एक बिजनेस है और मैं बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। स्टेन की बात सुनकर टोनी काफी गुस्सा हो जाता है और घर आकर टोनी टीवी में न्यूज पर देखता है कि गुलमीरा गाँव में कई सारे लोग इकट्ठा किया जा रहा है, साथ ही कई सारे औरतों और बच्चों को जान से मारा भी जा रहा है। ये सुनकर टोनी को और भी गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपने सूट को और अपग्रेड करने लगता है। इस अपग्रेड में टोनी अपने सूट में कई सारे वेपन्स को लगाता है। अब टोनी अपना नया सूट मार्क 3 बना लेता है। इसे पहनकर टोनी अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर टोनी सभी आतंकवादियों को मार देता है। वहां से निकलने के बाद टोनी जेरिको मिसाइल का पता लगा लेता है। वहां पहुंचकर टोनी उन मिसाइल्स के ऊपर एक मिसाइल को रिलीज कर देता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि इसका पता कैलिफोर्निया की एडवर्ड एयरफोर्स बेस को लग जाता है। वो लोग पता लगाने लगते हैं कि ये धमाका किस प्लेन ने किया है। उन्हें सैटेलाइट से पता चलता है कि एक छोटा सा प्लेन है जो इस समय उन्हीं के एरिया में फ्लाई कर रहा है। वो लोग अब उस प्लेन का पता लगाने लगते हैं, बट वो लोग ये नहीं जानते कि वो कोई प्लेन नहीं बल्कि कोई टोनी स्टार्क है। टोनी अपने पास फाइटर जेट्स को देखकर रोड के पास कॉल करता है। वो रोडी से कहता है कि ये प्लेन कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। टोनी कहता है कि तुम प्लीज इन प्लेन्स को मुझसे दूर करो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। इस पर रोडी अपने प्लेन के पायलट्स को वहाँ से वापस आने के लिए कहता है। इसके बाद रिपोर्टर्स रोडी से अफगानिस्तान में हमले के बारे में पूछते हैं। इस पर रोडी कहता है कि वहाँ पे दो दुश्मनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ये खबर जब स्टेन न्यूज में सुनता है तो उसे लगता है कि कोई उसका दुश्मन उससे लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद स्टेन अफगानिस्तान जाकर टेनरिंग से मिलता है। स्टेन उनसे पूछता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इतनी बड़ी तबाही मचाई। इसके जवाब में टेनरिंग कहता है कि वो लोग नहीं बल्कि टोनी स्टार्क था जिसने पूरी तबाही मचाई। उसके पास एक सूट है जिसकी मदद से उसने यहाँ पर तबाही मचाई और अब हमारे बाद अब तुम्हारा नंबर है। अब अगर तुम टोनी से खुद को बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। दरअसल मेरे पास टोनी का बनाया गया पहला सूट मार्क 1 मौजूद है, जिसके लिए तुम अगर मुझे अच्छे पैसे दोगे तो वो सूट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन स्टेन यहाँ पर टेनरिंग को धोखा देकर उस सूट को लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी ये जान चुका था इन सब के पीछे स्टेन का हाथ है, इसीलिए टोनी पेपर पॉट से स्टेन के कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो जानकारी स्टेन के पास रहेगी तो वो मुनाफा कमाने के लिए किसी को भी बेच सकता है, जिससे पूरी दुनिया मुश्किल में आ सकती है। इसके बाद पेपर अगले दिन सीधे पहुंच जाती है स्टेन के ऑफिस में। वो स्टेन के कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन को एक ड्राइव में कलेक्ट कर लेती है, लेकिन इसी बीच उसे एक फाइल मिलती है जिसमें स्टेन ने उन आतंकवादियों को टोनी को पकड़ने के लिए कहा था। पेपर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टेन आ जाता है। लेकिन पेपर उसे बातों में उलझाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जब स्टेन कंप्यूटर को ऑन करता है तो वो जान जाता है कि पेपर सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर जा चुकी है। बाहर जाते समय पेपर को वहाँ पे एक आदमी फिल कोल्सन मिलता है जो कि एक एजेंट होता है। वो पेपर से कहता है कि हमें टोनी स्टार्क का इंटरव्यू चाहिए। अब चूंकि पेपर ये जान रहे थे कि स्टेन उस पर नजर रख रहा है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए फिल कोल्सन की बात को मान जाती है। वो कहते कि मैं आपको टोनी स्टार्क का इंटरव्यू दिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए। उधर स्टेन घबरा कर अपने साइंटिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि टोनी यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है। वो अपने साइंटिस्ट से आर्क रिएक्टर के बारे में पूछता है जो कि वो लोग बना रहे थे, लेकिन वो साइंटिस्ट कहते हैं कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इससे परेशान होकर स्टेन कहता है कि टोनी ने वो आर्क रिएक्टर एक कचरे के ढेर से बनाया था, जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि माफ करिए हम टोनी स्टार्क नहीं है। इस बात से स्टेन काफी परेशान हो जाता है और वो पहुंच जाता है सीधे टोनी के घर पर। टोनी से मिलकर स्टेन धोखे से उसे बेहोश कर देता है और वो टोनी का आर्क रिएक्टर निकाल कर वहाँ से चला जाता है। अब आर्क रिएक्टर निकल जाने के बाद टोनी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, लेकिन टोनी जैसे तैसे अपने बेसमेंट में जाके उस पुराने आर्क रिएक्टर जिसको पेपर ने गिफ्ट किया था उसे लगा लेता है। उसके बाद टोनी अपने सूट को पहनकर स्टेन की लैब में पहुंच जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टेन मार्क 1 के डिजाइन की मदद से एक नए सूट को बना लेता है, जिसे वो नाम देता है आयरन मॉन्गर। स्टेन टोनी के आर्क रिएक्टर को उस सूट में लगाकर उसे ऑन कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोनी स्टार्क भी पहुंच जाता है। अब उन दोनों के बीच वहाँ पर काफी शानदार फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर आयरन मॉन्गर टोनी के ऊपर काफी भारी पड़ता है। टोनी ये बात समझ जाता है कि ये सूट उससे काफी पावरफुल है और वो आयरन मॉन्गर को सीधे तरीके से नहीं हरा सकता, इसीलिए टोनी सूट को हराने के लिए एक तरकीब अपनाता है। टोनी ये बात जानता है कि आयरन मॉन्गर सूट काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर बर्फ के कारण बंद हो जाएगा, इसीलिए टोनी आसमान में काफी ऊंचाई पर जाने लगता है, जिसका पीछा आयरन मॉन्गर भी करता है। अब टोनी का पीछा करते करते आयरन मॉन्गर 91,000 फीट पर पहुंच जाता है, जिससे आयरन मॉन्गर के सूट पर बर्फ जमने लगती है और वो बंद होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आयरन मॉन्गर सूट फिर से ऑन हो जाता है और फिर वो दोनों लोग लड़ने लगते हैं। अब लड़ते लड़ते वो लोग आर्क रिएक्टर की छत पर पहुंच जाते हैं, जिस आर्क रिएक्टर को स्टेन के साइंटिस्ट बना रहे थे। टोनी पेपर के पास कॉल करके
इस आर्क रिएक्टर को ऑन करने के लिए कहता है, क्योंकि इसे ऑन करने के बाद उसकी पूरी पावर आयरनमोंगर सूट के ऊपर चली जाएगी। ये बात सुनकर पेपर पॉट्स आर्क रिएक्टर को फुल पावर देकर ऑन कर देती है, जिससे वो आर्क रिएक्टर ऑन हो जाता और उसके अंदर से काफी बड़ी वेव निकलती है। ये सारी वेव आयरनमोंगर के सूट पर पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सीन खत्म होने के बाद अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स टोनी से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर टोनी सबकी बातों का जवाब न देकर केवल ये कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ, यानी कि टोनी अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर निक फ्यूरी टोनी से मिलने के लिए आता है। फ्यूरी टोनी से कहता है कि मैं शील्ड का डायरेक्टर हूँ और मैं तुम्हें अवेंजर इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट करने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ आयरन मैन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो फिर आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आयरन मैन पार्ट 1 मूवी कैसी लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो अब मूवी खत्म होने के बाद इसका नरेशन वीडियो भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे किसी और मूवी के एक्सप्रेशन वीडियो में।